हेलो, चलिए आइए लाइव कीजिए। कर दिए हैं लाइव। आ जाइए अब। लाइव कर दिए हैं। ओ चलिए ठीक है। देखिए पॉलिटी में जो है 600 67 667 नंबर तक बता दिया गया है। आज के सेशन 660 67 तक 667 तक जो है आपको बतला दिया गया है। आज के सेशन में 668 और उससे आगे के प्रश्नों को जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, 668 और उससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे। लेकिन एक बात बतलाना चाहते हैं, परीक्षा आपका काफी नजदीक है। लगभग मान करके चलिए आपको एक सप्ताह का समय है। एक सप्ताह 7 दिन 8 दिन 9 दिन जो भी दिन का समय है, प्रयास कीजिए जितना अधिक से अधिक रिवीजन किया जा सके, जितना अधिक से अधिक सेट मारा जा सके, यह प्रयास आपका होना चाहिए। ठीक है, जितना अधिक से अधिक सेट मार सके, जितना अधिक से अधिक रिवीजन कर सके कीजिए। और ऑनलाइन ऑफलाइन सभी लोगों को एक बात से आगाह करवाना चाहते हैं, जैसे प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मेंस की तैयारी के लिए आपको 1 माह से भी कम का समय दिया गया, वैसे ही मेंस के रिजल्ट के बाद फिजिकल के लिए भी आपको 1 माह से भी कम का समय दिया जाएगा। इस बात को अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। और इसीलिए आप 25 फरवरी को परीक्षा दीजिए। परीक्षा देने के बाद क्वेश्चन येन केन प्रकारेण मार्केट में आ ही जाता है और टीचर आंसर उसका दे ही देता है। हम भी देंगे, प्रश्न आएगा तो हम भी उसका उत्तर देंगे। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपना मिला लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग चीजों को मिला लीजिएगा। और फिर प्रयास ये करना है कि 26 फरवरी को अगर फिजिकल की शुरुआत नहीं कर सकते हैं तो आंसर मिलाने के बाद जैसे ही 27 फरवरी तक 25 को परीक्षा होगा तो 26 तक में तो आंसर आ ही जाएगा, चाहे हमारे द्वारा आए या किसी के भी द्वारा आए, मतलब उससे नहीं है। तो 26 तक तो आप कंफर्म हो ही जाएंगे कि आपको कितना मार्क आ रहा है, कितना मार्क नहीं आ रहा है, क्वेश्चन का लेवल क्या रहा है, क्या कटअप जा सकता है। मतलब 26, 27, 28 फरवरी जाते जाते इस चीज से आप अवगत होंगे। और जैसे ही 26, 27, 28 फरवरी जाते जाते आप अवगत हो जाते हैं और आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आपका रिजल्ट हो सकता है, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है कि आपका रिजल्ट हो सकता है, तो आप 27 या 28 फरवरी से ही रनिंग करना शुरू कर दीजिएगा। 27 या 28 फरवरी से ही जो है आप रनिंग करना शुरू कर दीजिएगा एकदम। अब ये नहीं, हम आपको यहां पर क्या बोले, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है रिजल्ट होगा, थोड़ा सा भी, तो आप अपना रनिंग करना शुरू कर दीजिएगा। और अगर एकदम से लगता है नहीं होगा तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी लगेगा कि जान थोड़ा सा भी हुक भी बाकी है ना, समझ गए, तब पर भी आप रनिंग करना शुरू कर दीजिएगा। समझ गए?
क्योंकि प्रीलिम्स में जो कटअप रहा है, इस बार मेंस में कटअप उतना ज्यादा नहीं जाएगा। इसके पीछे रीजन है, क्योंकि मेंस के तैयारी के लिए समय बहुत कम दिया है, इसलिए कटअप बहुत ज्यादा नहीं जाएगा। और दूसरी बात, आपको फिजिकल के लिए समय भी नहीं देगा, आपको फिजिकल के लिए समय भी नहीं देगा। इसलिए थोड़ा सा भी अगर आपको लगे आपका रिजल्ट होने जा रहा है, फिजिकल करना आप शुरू कर दीजिएगा। समझ गए? और बिट्टू झा सर के कारण मेंस बैच हमको ऑफलाइन फ्री करना पड़ा। समझ गए? तो जो है हम अपने तरफ से सोच रहे हैं कि फिजिकल जो है फ्री करवा देंगे आप लोगों के लिए। प्रीलिम्स में तो पैसा कमेबे किए हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमाए, कमाए हैं पैसा, समझे। मेंस में कुछ होने कमाए, मेंस में भी कमाए हैं, ऑनलाइन वाला से लिए हैं ना, हाँ मेंस में भी कमाए हैं। समझ गए? और खर्चा, हाँ खर्चा तो हुआ है, अब कितना कमाए हमको भी नहीं पता है, समझे। तो फिजिकल जो है आप लोगों के लिए फ्री करवा देंगे। समझ गए? और इस बार सोचे हैं, पिछले बार जो है हॉस्टल का लड़का सब गड़बड़ा दिया था फिजिकल, समझ गए, सबको बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर मार्क, लेकिन सब फिजिकल गड़बड़ा दिया। तो इस बार हॉस्टल वालों के लिए सोचे हैं थोड़ा अलग व्यवस्था करेंगे, और कोचिंग में जो आप लोग पढ़ते हैं उन लोगों के लिए अलग व्यवस्था करेंगे, और दोनों बेहतर व्यवस्था होगा। देखिए होता है कि ज्यादा आदमी एक जगह इकट्ठा हो जाता है ना। अब यहां पर कुछ लोग सोचेंगे कि हॉस्टल वाला के लिए विशेष व्यवस्था, ऐसा कुछ नहीं है। क्या जी हम आपके लिए कुछ विशेष करते हैं? पूछ लीजिए, नहीं करते हैं। समझ गए? जो आपके लिए करते हैं वही उन लोगों के लिए भी करते हैं। अब एक जगह गैदरिंग हो जाएगा तो उससे बेहतर है कि 2-3 आदमी को बांटेंगे। समझ गए? उसके लिए पैसा हम उसको देंगे, 2-3 आदमी को बांटेंगे। वो रिजल्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना फिजिकल, जैसे फिजिकल ट्रेनर पटना में तो बहुत है, समझ गए, 10, 12, 15, 20 को बहुत है, लेकिन सारा बच्चा एक फिजिकल ट्रेनर को नहीं देंगे। समझ गए? ग्रुप में बांट देंगे। अब रिजल्ट के ऊपर निर्भर करेगा कि कितना ट्रेनर को रखना होगा। जैसे जो है हॉस्टल वालों के लिए सोचे हैं, उसको जो है भेजेंगे समस्तीपुर। समस्तीपुर में एक मेरा दोस्त है, वो एकेडमी चलाता है, समझ गए, वहां पर भेजेंगे हॉस्टल वालों के लिए 50 गो लड़का को। फिर यहां पर जो है आप लोगों के लिए जो है 2-3 ट्रेनर से बात किए हुए हैं, तो कुछ इसको देंगे, कुछ उसको देंगे, कुछ उसको देंगे। थोड़ा थोड़ा कम कम बच्चा रहेगा ना। देखिए एगो बात जानिए, कम बच्चा रहेगा तो फिजिकल वाला ध्यान देगा, और ज्यादा बच्चा रहेगा तो ध्यान नहीं देगा। समझ गए? पिछले बार जो है थोड़ा सा ट्रेनर सब भी जो है गैदरिंग कर दिया, इस बार जो है उसको देंगे, पैसा देंगे, आप लोग के सामने बुला करके उसको पैसा देंगे हम। समझ गए? पहला दिन उसको पैसा देंगे हम, और उससे जो है अथी पर लिखवाएंगे, वो 100 रुपया का जो स्टाम्प होता है, समझ गए, वो स्टाम्प पे लिखवाएंगे कि विशेष ध्यान देना है। समझ गए? पैसा खर्चा हो रहा है तो काम सही ना होना चाहिए, है कि ना? समझ गए? तो ये चीज है। और जो है परीक्षा कुल मिलाकर के हम यही समझाना चाह रहे थे, अगर आपके दिमाग में घुसा हो तो, कुल मिलाकर के हम ये समझाना चाह रहे थे, जैसे मेंस में आपको समय नहीं मिला है, वैसे ही फिजिकल में भी आपको समय नहीं मिलेगा। इसलिए 25 फरवरी के ठीक बाद से फिजिकल करना शुरू कर दीजिएगा। थोड़ा सा भी आपको लगे आपका रिजल्ट होने जा रहा है तो, अगर नहीं लगेगा नहीं होने जा रहा है तो अपना फिर आगे का तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। समझ गए? हाँ, ज्ञान बिंदु में न पढ़िएगा, और कहां पढ़िएगा। समझ गए? कहां जाइएगा आप? आपको हम कहीं जाने देंगे? हाँ, आपको हम कहीं न जाने देंगे। आपको हम राजगीर पहुंचाएंगे और उसके बाद श्वेता से मिलाएंगे। चलिए आगे आइए आप। 667 को भी देख लेते हैं। आइए, आप लोगों का स्वागत है। कहां थे बताइए? आप ही लोग के बिना तो हम नहीं पढ़ा रहे थे, आप लोग के कारण नहीं पढ़ा रहे थे, पढ़ाएं जी तभी से। बताइए आप लोग को कितना मानते हैं हम। चलिए आगे आइए अब।
667 से शुरू करते हैं। उधर थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए ना, बेचारी को काहे ऐसे करते हैं। चलिए उधर थोड़ा थोड़ा खिसकिए। हाँ आइए, ये कहां था, ये कहीं मिठाई दबा रहा होगा। है? जम्मू कश्मीर को विशेष संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब यहां पर समझिएगा, देखिए भारत का जो जम्मू कश्मीर राज्य है और तथा अन्य राज्य है, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेज थे जब तक जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य को दो अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A। जब तक जम्मू कश्मीर राज्य में ये दोनों अनुच्छेद लागू थे तब तक जम्मू कश्मीर राज्य में भारत के अन्य राज्यों से अलग प्रावधान होते थे। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक अलग संविधान था, जम्मू कश्मीर राज्य का अपना एक अलग झंडा था, लेकिन अन्य राज्यों का अपना संविधान, ना अपना संविधान था ना अपना अलग झंडा था। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, वही भारत के अन्य राज्यों के विधानसभा का कार्यकाल मात्र 5 वर्षों का होता था। लेकिन आपको जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 अगस्त 2019 में लाया गया, जिसे राज्यसभा ने 5 अगस्त 2019 को पारित किया, लोकसभा ने 6 अगस्त 2019 को पारित किया। यह विधेयक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लाए गए थे और इसे राष्ट्रपति ने अनुमति 9 अगस्त 2019 को दिया। और इस जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 को संसद ने अनुमति 9 अगस्त 2019 को दे दिया। तत्पश्चात यह लागू 31 अक्टूबर 2019 को हुआ। और इस जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य से राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। इसे 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य से जब राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसके विशेष प्रावधान को समाप्त कर दिया गया, तो अब जम्मू कश्मीर राज्य में ना उसका अपना संविधान है, ना उसका अपना अलग ध्वज है। जितने भी विशेष प्रावधान थे सभी विशेष प्रावधान समाप्त कर दिए गए और आज जो प्रावधान भारत के अन्य राज्यों में है वही प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य में भी है। आज जैसा बिहार है वैसा ही जम्मू कश्मीर है, आज जैसा झारखंड है वैसा ही जम्मू कश्मीर है। तो यह केंद्र की मोदी सरकार की अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। यह छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है बल्कि बहुत बड़ी उपलब्धि रही है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जाना। समझ गए? तो अब आइए उसी को लेकर के जो है यहां पर प्रश्न है, तो अब आते हैं प्रश्नों को देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे। अनुच्छेद 238 के उपबंध जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में लागू नहीं होंगे, इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 370 के 1 के क में। देखिए अनुच्छेद 238 को लेकर जो उपबंध है ये उपबंध राज्यों को लेकर है, ये उपबंध जो है आपको राज्यों को लेकर है। और एक बात आप जानिए, जब जम्मू कश्मीर राज्य से अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त नहीं हुए थे तो उससे पहले तक जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान का मात्र 2 अनुच्छेद लागू होता था। एक अनुच्छेद अनुच्छेद 1 और दूसरा अनुच्छेद अनुच्छेद 370। मतलब जम्मू कश्मीर राज्य से जब 2019 में विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया तो उसके बाद तो जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक सब अनुच्छेद लागू होता है। लेकिन 2019 से पहले जम्मू कश्मीर राज्य में भारतीय संविधान का मात्र 2 अनुच्छेद लागू होता था, वह अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370।
किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जम्मू कश्मीर के संबंध में भारतीय संसद की विधि बनाने की शक्ति पर क्या क्या सीमाएं लागू होंगी? इस बात की चर्चा अनुच्छेद 370 के क्लाउज 1 के ख में है। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारतीय संविधान के 2 ही अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के संबंध में लागू होंगे? इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 370 1 के ग में है, 1 के ग में है। और जम्मू कश्मीर राज्य में जो सिर्फ 2 अनुच्छेद लागू होते थे, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 370। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि जम्मू कश्मीर की सरकार वहां की संविधान सभा की इच्छाओं का उल्लंघन ना कर सकेगा? अनुच्छेद 370 के क्लाउज 2 में। जम्मू कश्मीर में किस तरह की नागरिकता का प्रावधान है? अब तो जम्मू कश्मीर में एकल नागरिकता का प्रावधान है, लेकिन पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था। पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था और दोहरी नागरिकता के अंतर्गत एक तो जम्मू कश्मीर राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती थी, दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरा जो है आपको भारत की नागरिकता लेनी पड़ती थी, दोनों जगह की नागरिकता लेनी पड़ती थी। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब जम्मू कश्मीर में भी एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो वर्तमान संदर्भ में पूछा जा रहा है, अगर पहले के संदर्भ में पूछा जाता तो आंसर दोहरी नागरिकता होता, लेकिन वर्तमान संदर्भ में अगर मान करके चलिएगा तो एकल नागरिकता हो जाएगा। अब एकल नागरिकता हो जाएगा, तो यहां पर था रहता तो हम समझते कि पहले के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो हमको यह समझना है कि वर्तमान संदर्भ में पूछा जा रहा है तो एकल नागरिकता। आंसर में दोहरी नागरिकता है, हमको यह बात पता है, लेकिन यहां पर है या थे शब्द को लेकर जो है यहां पर है मतलब वर्तमान संदर्भ में पूछा जा रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? एकल नागरिकता। एकल, पहले दोहरी नागरिकता था, वर्तमान में एकल नागरिकता, तो इसको सुधार कर लीजिएगा। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता था? जम्मू कश्मीर राज्य के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, 6 वर्षों का होता था। किस राज्य में रणवीर दंड संहिता लागू थी? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता लागू था। जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन अधिनियम की स्वीकृति कब दी गई? मतलब संसद से इसे स्वीकृति कब दी गई है? तो फाइनली संसद से इसे स्वीकृति जो है 9 अगस्त 2019। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा ने इसे स्वीकृति दिया है 5 अगस्त 2019, लोकसभा ने इसे स्वीकृति दिया है 6 अगस्त 2019 और राष्ट्रपति ने इसे स्वीकृति दिया है 9 अगस्त 2019। 9 अगस्त 2019। तो फाइनली लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को ही मिलाकर संसद का गठन होता है, तो संसद ने इसे फाइनली स्वीकृति दिया है 9 अगस्त 2019। वहीं अगर यहां पर यह प्रश्न होता कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 लागू कब से हुए हैं, तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 लागू हुए हैं 31 अक्टूबर 2019 से। 31 अक्टूबर 2019 से। मेन जानते हैं यही तिथि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है ये तिथि, और यही तिथि आपसे पूछता भी है कि जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक कब से लागू हुआ है, तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक 2019 से लागू हुए हैं। किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ संघ राज्य क्षेत्र बनाया गया है? अनुच्छेद 239 को या ए के तहत। अनुच्छेद 239 को या ए के तहत, को या ए के तहत। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर समझिएगा। देखिए एक बात बताइए, जो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश भारत में 8 है। भारत में 2 प्रकार के केंद्र शासित प्रदेश है। एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है, और एक ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा नहीं है। जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, ये दोनों ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा है। फिर आपको चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर विधानसभा नहीं है। तो जम्मू कश्मीर राज्य से जब राज्य का दर्जा छीना गया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटा गया, तो जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करें तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को लेकर यह प्रावधान किया गया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा। जैसे पुडुचेरी में विधानसभा है वैसे ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा होगा, और जैसे दादर नगर हवेली, दमन और द्वीप में विधानसभा नहीं है, उसी प्रकार से लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगा।
तो किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ संघराज्य क्षेत्र बनाया गया? तो जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ संघराज्य क्षेत्र बनाया गया 239 को या ए के तहत। किस राज्य को विधानसभा के बिना संघराज्य क्षेत्र बनाया गया? लद्दाख। किसको? लद्दाख। लद्दाख। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बने थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। और वर्तमान में कौन है? मनोज सिन्हा ना। तो जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल बने थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जबकि वर्तमान में है मनोज सिन्हा। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल आर.के. माथुर। आर.के. माथुर। हाँ ठीक है। और देखिए यहां पर जो परिसीमन आयोग के स्थापना के विषय में प्रश्न है, यहां पर जम्मू कश्मीर के संदर्भ में परिसीमन आयोग का गठन कब हुआ है, इस संदर्भ में प्रश्न है। और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जब जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन किया गया तो वर्ष 2020 ईस्वी में जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। तो जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया है, इस संदर्भ में प्रश्न है। तो जम्मू कश्मीर को लेकर परिसीमन आयोग का गठन 2020 में हुआ है। और इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रंजन देसाई। रंजन प्रकाश देस हाँ ठीक है। रंजना प्रकाश देसाई। हाँ ठीक है। रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना है? जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया है? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसी तिथि को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया। भारत का राज्य चिन्ह का उपयोग भारत के राजकीय अधिनियम किसके तहत नियंत्रित होता है? 2005। भारतीय ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, उसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। लंबाई 3 और चौड़ाई 2। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप कब अपनाया? भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप को स्वीकार किया है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रध्वज का केसरिया रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रध्वज का जो केसरिया रंग है यह आपको जागृति, शौर्य और त्याग। जागृति, शौर्य और त्याग का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? सफेद रंग सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। सफेद रंग जो है सत्य और पवित्रता। सत्य और पवित्रता का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज का हरा रंग किसका प्रतीक है? राष्ट्रध्वज का जो हरा रंग है, हरा रंग की अगर हम लोग बात करें जीवन समृद्धि का प्रतीक है। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने। राष्ट्रध्वज को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था हंसा मेहता ने। भारतीय ध्वज संहिता कब लाया गया है? भारतीय ध्वज संहिता 2002 ईस्वी में लाया गया है। 2002 ईस्वी में लाया गया है। राष्ट्रध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है किस अनुच्छेद के तहत? यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। राष्ट्रध्वज को फहराना भारत के आम नागरिकों का मूल अधिकार है अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत। अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत राष्ट्रध्वज को फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। यह कब लागू किया गया? यह 2004 में लागू हुआ है। 2004। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के निधन हो जाने पर संपूर्ण देश में राष्ट्रीय ध्वज कितने दिनों तक झुका रहता है? देखिए, जो झुका हुआ झंडा होता है यह राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है।
अगर वर्तमान के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का निधन होता है तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता, 12 दिनों के लिए झुका दिया जाता। मतलब अगर मान लिया जाए द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़ या मोदी जी में से कोई भी, किसी का भी अगर निधन होता है तो 12 दिन के लिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को राष्ट्रीय शोक के रूप में झुका दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लिया जाए पूर्व के राष्ट्रपति, पूर्व के प्रधानमंत्री, पूर्व के उपराष्ट्रपति का निधन होता है तो 7 दिनों के लिए झुका दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि जो है आपको प्रतिभा पाटिल का निधन हो जाए, मनमोहन सिंह का निधन हो जाए, या फिर जो है आपको वेंकैया नायडू का निधन हो जाए तो 7 दिनों के लिए झुका दिया जाएगा। समझ गए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 दिन। झंडा ऊंचा रहे हमारा गीत की रचना किसने किया है? श्यामलाल प्रसाद गुप्ता। श्यामलाल प्रसाद गुप्ता। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब हुआ था? देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारत में पहली बार अगर देखा जाए तो भारत में पहली बार 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। 1911 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और इस अधिवेशन की ना गलती बोल दिए, गलती बोल दिए, ना गलती बोल दिए, सॉरी। भारत के राष्ट्र ध्वज का प्रदर्शन पहली बार कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को। 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को, 14 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को। राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? आप सब लोग जानते हैं भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। इसके रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था? राष्ट्रगान को संविधान सभा ने स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? 52 सेकेंड। कितना समय? 52। राष्ट्रगान को संक्षिप्त में गाने में कितना समय लगता है? संक्षिप्त में गाने में 20 सेकेंड का समय लगता। 20 सेकेंड। देखिए, राष्ट्रगान में 5 पद है, 5 पद है। अगर पूरा गाते हैं तो 5 पद, और संक्षिप्त में गाते हैं तो पहला और अंतिम पद, पहला और अंतिम पद। समझ गए? तो संक्षिप्त में गाने में 20 सेकेंड, 20 सेकेंड, और ऐसे लगता है 52 सेकेंड। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? भारत का राष्ट्रगान सर्वप्रथम 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित बिशन नारायण धर ने। पंडित बिशन नारायण धर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने राष्ट्रगान को तत्वबोधि में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित कब किया था? 1912 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान को तत्वबोधि में भारत भाग्य विधाता नाम से प्रकाशित किया था 1912 में। रविन्द्रनाथ ठाकुर राष्ट्रगान को मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद कब किया? 1919 में, 1919 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में। वर्तमान में राष्ट्रगान का संगीत में धुन बनाने का श्रेय किसे जाता है? कैप्टन राम सिंह ठाकुर। कैप्टन राम सिंह ठाकुर। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? राष्ट्रगीत के रचयिता है आपको बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। और भारत का राष्ट्रगीत क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगीत को किस उपन्यास से लिया गया है? भारत के राष्ट्रगीत को आनंद मठ से लिया गया। किससे लिया गया है? आनंद मठ। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब स्वीकार किया गया है? वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को स्वीकृति प्रदान की गई है। 24 जनवरी 1950। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कब गाया गया है? राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और इसको गाया कौन था? नहीं, इसकी अध्यक्षता कौन किया था? रहीमतुल्लाह सयानी। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी। राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है? 65 सेकेंड। कितना सेकेंड? 65 सेकेंड। भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ किससे किया जाता है? भारतीय संसद के अधिवेशन का प्रारंभ भारत के राष्ट्रगान से किया जाता है। भारत के राष्ट्रगान से किया जाता है, जनगण मन से किया जाता है।
भारतीय संसद के अधिवेशन का समापन किससे किया जाता है? इसका समापन किया जाता है राष्ट्र गीत से, अर्थात वंदे मातरम से। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल, कमल है। और जो कमल का फूल है यह, इसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा, और यह सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। क्या है? मोर। अब मोर का वैज्ञानिक नाम पाबो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ, बाघ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल आम, आम का वैज्ञानिक नाम मैग्निफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंथालेसिस, फाइकस बेंथालेसिस। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लाटिस्टा गैंगेनम है। समझ गए? भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी है, हाथी। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया 2008, 2008। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया? 5 नवंबर 2009, सॉरी 5 अक्टूबर 2009 को। और यही वजह है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर को। तो 2009। प्रकलन समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? देखिए, अगर आप संसद यानी पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का बहुत व्यापक काम होता है। पार्लियामेंट का जितना काम होता है उतना पार्लियामेंट कर नहीं पाता है। तो पार्लियामेंट अपने कामों का निष्पादन सही ढंग से करने को लेकर संसदीय समिति का गठन करता है। और संसदीय समिति 2 प्रकार का होता है, अस्थाई और अस्थाई। तो जो प्रकलन समिति है, प्रकलन समिति के एक अस्थाई समिति है। जो प्रकलन समिति है यह एक अस्थाई समिति है, अस्थाई समिति है। और जॉन मथाई के सिफारिश पर 1950 ईस्वी में प्रकलन समिति का गठन हुआ। प्रकलन समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं और प्रकलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। और भारत के भीतर सबसे बड़ी अस्थाई संसदीय समिति प्रकलन समिति ही है। और इस समिति में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के ही सदस्य होते हैं। और इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। इस समिति का अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। तो आंसर हो जाएगा 30। सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन है? तो सबसे बड़ी संसदीय समिति है प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव किस तरह से किया जाता है? देखिए, जैसे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसी प्रकार से प्रकलन समिति के सदस्यों का भी चुनाव होता है। और प्रकलन समिति के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्षों का होता है, 1 वर्षों का होता है। तो प्रकलन समिति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्षों का। कितने वर्षों का? 1 वर्षों का। प्रकलन समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? प्रकलन समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष। प्रकलन समिति की जुड़वा बहन किस समिति को कहा जाता है? प्रकलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति को कहा जाता है, लोक लेखा समिति को कहा जाता है। और देखिए, भारत में जितनी भी अस्थाई संसदीय समिति है उन सभी समितियों में सबसे पुरानी अस्थाई संसदीय समिति लोक लेखा समिति है। इसका गठन 1921 में हुआ है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा। और इस समिति की अगर हम लोग बात करें तो इस समिति में अगर हम लोग बात करें तो इस समिति का अध्यक्ष सामान्य तौर पर लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा।
लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य? 15। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा किया गया लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदन का जांच कौन करता है? इसका जांच करता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन किसे देता है? लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। आपके नोट में सिर्फ लोकसभा लिखा हुआ है, वहां पर अध्यक्ष शब्द को आप जोड़ लीजिए। तो लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन देता है लोकसभा के अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को। देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना रिपोर्ट किसको देता है? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को कहां रख? संसद के पटल पर। और संसद उसकी जांच करवाता है लोक लेखा समिति से। और लोक लेखा समिति फाइनल रिपोर्ट देता है लोकसभा के। तो ये जो क्रम है इसको आप याद रखिएगा। और जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वह अपना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। इसकी जानकारी देता है अनुच्छेद 151। सरकारी उपक्रम समिति की व्यवस्था कब हुआ है? देखिए, ध्यान दीजिएगा, आपको भारत में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उन कंपनियों के अकाउंट की जांच को लेकर सरकारी उपक्रम समिति का गठन किया गया है। जैसे LIC है, एयर इंडिया है, या अन्य जो भी आपको सरकारी कंपनियां हैं उनके अकाउंट की जांच को लेकर जो है सरकारी उपक्रम समिति का गठन किया गया है। सरकारी उपक्रम समिति के गठन को लेकर सिफारिश वीपी मेनन कमेटी ने किया था। और वीपी मेनन कमेटी के सिफारिश पर 1964 ईस्वी में सरकारी उपक्रम समिति का गठन किया गया है। 1964 में। अगर आप लुसेंट पे जाएंगे तो लुसेंट के अनुसार 1963 उत्तर हो जाएगा, गलत है जो कि वही एम लक्ष्मीकांत या अनऑथेंटिक बुक को अगर आप अपनाएंगे तो 1964 होगा। तो 1963 है, उसको काट करके 1964 कर लीजिए। 1964 कर लीजिए। चलिए, सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? सरकारी उपक्रम समिति में जो है आपको 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। 7 राज्यसभा। और ध्यान दीजिएगा, सामान्य तौर पर सरकारी उपक्रम समिति का भी जो अध्यक्ष होता है वह सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होता है। तो यहां पे गौर कीजिएगा, प्रकलन समिति में एकदम अनिवार्य है, प्रकलन समिति में एकदम अनिवार्य है कि प्रकलन समिति के अध्यक्ष सत्ताधारी दल का ही कोई नेता होगा। लोक लेखा समिति में भी एकदम अनिवार्य है, लोकसभा में विपक्ष का नेता ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होगा। उसी प्रकार से सरकारी उपक्रम समिति में क्या है, यहां पर सामान्य तौर पर सत्ताधारी दल का ही कोई नेता इसका अध्यक्ष होता है, याद रखिएगा। सरकारी उपक्रम समिति के अध्यक्ष को नामजद कौन करता है? यह भी नामजद लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा की नियम समिति में लोकसभा अध्यक्ष सहित 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? 15। राज्यसभा की नियम समिति में सभापति और उपसभापति सहित कितने सदस्य होते हैं? 16 होते हैं। ग्रंथालय समिति में कितने सदस्य होते हैं? 9, जिसमें 6 सदस्य लोकसभा से आते हैं और 3 सदस्य राज्यसभा से। लॉर्ड रिपन ने कब संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखा है? मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन वो अस्पष्ट है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कब यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जो है स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के लिए मैग्ना कार्टा का हैसियत रखता है? तो यह संकल्प पारित किया गया है 1882। भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है आपको लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ है? पंचायती राज का शुभारंभ हुआ है 2 अक्टूबर
1959, 2 अक्टूबर 1959। और पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को जो है राजस्थान के नागौर जिला में हुआ है और किया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज का शुभारंभ किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंचायती राज का शुभारंभ कहां हुआ है? राजस्थान के नागौर जिला। राजस्थान के नागौर जिला। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ है? आंध्र प्रदेश में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला में हुआ और आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिला में पंचायती राज का शुभारंभ जो है आपको 11 अक्टूबर 1959 को हुआ। 11 अक्टूबर 1959 को हुआ और यह भी शुभारंभ पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए किस अनुच्छेद के अनुसार? इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 243। एफ या जी होगा? एफ या जी? जी होगा, एफ होगा। 243 एफ। किस संशोधन के तहत संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया। एल.एम. सिंघवी कमेटी का गठन कब हुआ है? एल.एम. सिंघवी कमेटी का गठन हुआ है 1986। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय 1986 ईस्वी में एल.एम. सिंघवी कमेटी का गठन हुआ और जो एल.एम. सिंघवी कमेटी है, इसी कमेटी ने यह सिफारिश किया था कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और इसी कमेटी के सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, किस कमेटी के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया है वह एल.एम. सिंघवी कमेटी के सिफारिश पर दिया गया। एल.एम. सिंघवी कमेटी के सिफारिश पर दिया गया है। भारत के अंदर पंचायती राज की व्यवस्था किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में नहीं है? यह आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 126 पोस्ट एक्साइज प्रीलिम्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, भारत के 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है और एक केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है। तो 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है। 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश कौन है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। ये 3 राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। ये आपके परीक्षा का पूछा हुआ क्वेश्चन है और आगे भी ये बात जो है आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। तो मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और दिल्ली ये ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं होता है, अर्थात जहां पर अनुच्छेद 243 लागू नहीं होता है। किस संशोधन के तहत पंचायती राज को त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया? देखिए ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होना चाहिए, यह सिफारिश बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा किया गया। और जब पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जा रहा था तो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर संवैधानिक दर्जा दिए जाने से पहले जितनी भी कमेटियों ने सिफारिश किया था उन तमाम कमेटियों की सिफारिश को जो है ध्यान में रखते हुए 73वां संविधान संशोधन में जो है प्रावधान आपको किए गए पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के। और जब पंचायती राज व्यवस्था लागू किए जा रहे थे 73वां संविधान संशोधन के तहत, तो बलवंत राय मेहता कमेटी के सिफारिश को ध्यान में रखते हुए जो है पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय ढांचे का बनाया गया। तो संविधान संशोधन के संदर्भ में प्रश्न पूछ रहा है, आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। लेकिन अगर यही प्रश्न कमेटी के संदर्भ में होता, किस कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सिफारिश किया, तब आंसर हो जाता बलवंत राय मेहता कमेटी।
तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज का कार्य कितना वर्ष निर्धारित किया? कार्यकाल, कार्यकाल होगा, कार्य नहीं, कार्यकाल। पंचायती राज का कार्यकाल कितना वर्ष निर्धारित किया गया? 5 वर्ष, 5 वर्ष। पंचायत भंग होने पर कितने माह के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? पंचायत भंग होने पर जो है आपको 6 माह के भीतर निर्वाचन होने चाहिए, 6 माह के भीतर निर्वाचन होने चाहिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है 6 माह के भीतर निर्वाचन होना चाहिए, उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है 6 माह के भीतर निर्वाचन होने चाहिए, लोकसभा भंग हो जाता है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होने चाहिए, विधानसभा भंग हो जाता है तो 6 माह के भीतर निर्वाचन होने चाहिए, इसके बाद पंचायत भंग हो जाता है तो उसमें भी 6 माह के भीतर निर्वाचन होने चाहिए। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, विधानसभा और पंचायत, इन तमाम भंग होने पर जो है 6 माह के भीतर नया निर्वाचन हो जाने चाहिए। 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना? कर्नाटक। लुसेंट के अनुसार कर्नाटक, ऐसे मध्य प्रदेश, हमारे ख्याल से मध्य प्रदेश, लुसेंट के अनुसार कर्नाटक, समझ गए? लुसेंट के अनुसार कर्नाटक, ऐसे हमारे अनुसार मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ज्यादा ऑथेंटिक उत्तर है, मध्य प्रदेश ज्यादा ऑथेंटिक उत्तर है, समझ गए? और ये पूछा भी है, हाँ हाँ कर्नाटक लुसेंट के अनुसार बोल तो रहे हैं हम, उसको काट लीजिए ना, मोबाइल में देख रहे हैं। हाँ चलिए आगे आइए, देखिए छरप रहा है। नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सा संशोधन है? नगर पालिकाओं से संबंधित संशोधन है 74वां संविधान संशोधन 1992। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में वर्णित कुल कितने विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है? 18। नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए कितना भाग स्थान आरक्षित है? 1/3। पंचायती राज व्यवस्था हो या नगर पालिका हो, दोनों में महिलाओं के लिए 1/3 भाग आरक्षण जो है आरक्षित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ है? बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ है जनवरी 1957 में, और अपना रिपोर्ट दिया है ये नवंबर 1957 में। तो बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ है 1957 में। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ है? अशोक मेहता समिति का गठन हुआ है 1977 में। और जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को 3 स्तरीय बनाने की सिफारिश किया था, वैसे अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश किया, 2 स्तरीय बनाने की सिफारिश किया। और अशोक मेहता कमेटी ने यह भी सिफारिश किया था कि जैसे लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में राजनीतिक पार्टियां भाग लेती है, वैसे ही जो है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो चुनाव होते हैं उसमें भी राजनीतिक पार्टियां ही भाग ले, इस बात को लेकर भी सिफारिश अशोक मेहता कमेटी के द्वारा ही किया गया था। जी.वी.के. राय समिति का गठन कब हुआ है? जी.वी.के. राय समिति का गठन हुआ है 1985, समझ गए? और एक बात देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जी.वी.के. राय समिति, एल.एम. सिंघवी कमेटी, थुंगन कमेटी, गौडगिल कमेटी, इस सब का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से, इस सब का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है। इसके अलावा सादिक समिति का भी गठन पंचायती राज व्यवस्था से ही है, समझ गए? इन सभी समितियों के अलावे 64वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, इन सभी का संबंध पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका से है, समझ गए? याद रखिएगा। 64वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 64वां संविधान संशोधन हुआ है 1989 में। देखिए हुआ क्या था जानते हैं? 1988, ठीक है। देखिए 64वां संविधान संशोधन झटपट में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा किया गया। राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाला हुआ था, उसी को लेकर जो है जनता के बीच राजीव गांधी अलोकप्रिय हो गए थे। राजीव गांधी जनता के बीच जो अलोकप्रिय हो गए थे, लेकिन जैसे मोदी जी युवाओं में लोकप्रिय हैं,
वैसे ही राजीव गांधी भी युवाओं में लोकप्रिय थे, तो उन्हें लगा कि मतदान की आयु को अगर हम कम कर देंगे, मतदान की सॉरी हे देखिए हम कहाँ डिस्कशन करने लगे है, तो वहां चले गए। नहीं 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 नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए। हाँ, एक तो यहां तक ठीक है, यहां से दो रास्ता है, यहां से दो रास्ता था, समझ गए। एक रास्ता उम्र कम और एक रास्ता ये भी था, क्योंकि देखिए समझिएगा यहां पे दो रास्ता है, एक तो वो उम्र कम वाला और दूसरा ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था, ग्रामीण क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था। तो किसान सब भी यह चाहते थे, किसान, भारत किसानों का देश रहा है, आज भी 50% से अधिक आबादी तो किसाने हैं, तो किसान सब भी यह चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा अगर दे दिया जाता है तब फिर जो है ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा। तो उन्हें लगा कि जो है किसान उनका साथ दे दे, किसान बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, तो इसी को लेकर राजीव गांधी की सरकार ने यह प्रयास किया कि पंचायती राज व्यवस्था को हम संवैधानिक दर्जा दे दे, ताकि किसान हमारी और मुड़ जाए और हमें मतदान कर दे और हम फिर से प्रधानमंत्री बन जाए। तो 64वां संविधान संशोधन 1989 में आया, जिसके तहत पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया, लेकिन दिया नहीं जा सका। 64वां संविधान संशोधन 1989 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाना था, और 65वां संविधान संशोधन 1989 के तहत नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा दिया जाना था, लेकिन ना तो 64वां संविधान संशोधन को और ना ही 65वां संविधान संशोधन को राजीव गांधी की सरकार पारित करवा सका। बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया, लेकिन यह असफल हो गया। तो आंसर हो जाता 64वां। आंसर क्या हो जाता? 64वां। कुछ समझ पा रहे हैं? देखिए, आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है, लेकिन इससे पहले 64वां संविधान संशोधन के तहत प्रयास किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का, लेकिन दिया नहीं जा सका। तो यह भी बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए। नगरीय संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है, 5 वर्षों का। ऐसा ग्रामीण क्षेत्र जो नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है उसे क्या कहा जाता है? नगर पंचायत। नगर पंचायत। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम किस राज्य में हुई है? नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम तमिलनाडु में हुई है। राज्य के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में हुई है, और तमिलनाडु के अंतर्गत जो है आपको मद्रास में, तमिलनाडु के अंतर्गत नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम जो है आपको मद्रास में हुई है। आज जिसे आप चेन्नई कहते हैं उसे ही पहले मद्रास कहा जाता था। नगर निगम की स्थापना कब हुई है? पहली बार नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में तमिलनाडु के मद्रास में हुआ था। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के काल को शून्यकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्यकाल। शून्यकाल। शून्यकाल का समय सामान्य तौर पर 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है। 12 बजे से 1 बजे के बीच में होता है, लेकिन वर्तमान में शून्यकाल की अवधि 1 से 2। तो शून्यकाल का समय सामान्य तौर पर होता है 12 से 1। वर्तमान में शून्यकाल का समय है 1 से 2, 1 बजे से 2 बजे। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता, उस प्रश्न को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तारांकित प्रश्न। उसको कहते हैं तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न का जवाब ही जो है आपको तुरंत सदन में संसद सदस्य चाहता है, और इसका जवाब मौखिक देना होता है, और इसको लेकर के पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। तारांकित प्रश्नों का उत्तर किस तरह दिया जाता है? तारांकित प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है मौखिक। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उसे क्या कहते हैं? अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न कहते हैं, और इस पर जो है आपको इस पर जो है पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। संचित निधि का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संचित निधि का प्रावधान है अनुच्छेद 266 के क्लाउज 1 में। अनुच्छेद 266 के क्लाउज 1 में। इसका उत्तर गलत है, टाइपिंग मिस्टेक है, 266 होना चाहिए, 226 कर दिया, उसको काट लीजिए। काट लिए? चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। भारत सरकार की 3 प्रकार की निधियां होती है। संचित निधि,
लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 के क्लाउज 1 में, लोक लेखा निधि की चर्चा अनुच्छेद 266 के क्लाउज 2 में, और आकस्मिक निधि की चर्चा अनुच्छेद 267 में, अनुच्छेद 267 में। तो आकस्मिक निधि का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 267। भारत में अल्पकालीन चर्चाएं की शुरुआत कब हुई है? भारत में अल्पकालीन चर्चाएं की शुरुआत हुई है 1953 ईस्वी से। 1953 ईस्वी से। लोकसभा लेखानुदान किस अनुच्छेद के तहत पारित करता है? अनुच्छेद 116। अनुच्छेद 116 के तहत जो है लोकसभा लेखानुदान पारित करता है। वित्त विधेयक को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है? देखिए, वित्त विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 117। अनुच्छेद 117, उसमें 112 दिया हुआ है, गलत है। लुसेंट भी 112 ही दिया हुआ है, लुसेंट का वो चीज गलत है। अनुच्छेद 117 होगा, समझ गए? धन विधेयक की चर्चा किस अनुच्छेद में है? धन विधेयक की चर्चा है अनुच्छेद 110 में। बजट सत्र किस महीना में शुरू होता है? बजट सत्र फरवरी माह में शुरू होता है। 1 फरवरी से बजट सत्र शुरू होता है। पहले जो है बजट सत्र शुरू होता था फरवरी के अंतिम सप्ताह में, लेकिन अब जो है बजट सत्र शुरू होता है फरवरी के प्रथम सप्ताह में। 1 फरवरी को बजट सत्र शुरू होता है। माह के संदर्भ में प्रश्न पूछा, जरा आंसर हो जाएगा फरवरी। किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? अनुच्छेद 75 के क्लाउज 3। अनुच्छेद 75 का क्लाउज 3। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव के स्थान पर और उसके विकल्प के रूप में पेश किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता? स्थानापन्न प्रस्ताव। स्थानापन्न प्रस्ताव। जो प्रस्ताव मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए पेश किए जाते हैं उन्हें संविधान संशोधन प्रस्ताव कहते हैं। संविधान संशोधन प्रस्ताव। किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को क्या कहते हैं? काकस। क्या कहते हैं? काकस। काकस कहते हैं। नियम 193 की स्थापना कब हुई थी? नियम 193 की स्थापना भी 1953 ईस्वी से ही हुई है। 1953। देखिए, नियम 193 के अंतर्गत क्या होता है जानते हैं? जो भी तत्कालीन लोक महत्व के मुद्दे हैं उसे चर्चा के लिए उठाया जा सकता है। जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा है, ये लोक महत्व के मुद्दे हैं जो तत्काल में चल रहा है, तो इसे नियम 193 के तहत लोकसभा या राज्यसभा में उठाया जा सकता है। नियम 193 में यही है कि कोई लोक महत्व के तत्कालीन मुद्दे को संसद में उठाया जा सकता है। संसद के दिन प्रतिदिन के काम को रोक करके जो है उस पर चर्चा किया जा सकता है। यही चीज है नियम 193 में। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति किसे प्राप्त है? भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायपालिका को प्राप्त है। और न्यायपालिका के अंतर्गत देखिए, भारत में 3 प्रकार के न्यायालय है। सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का शक्ति प्राप्त होता है, लेकिन सत्र न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का शक्ति प्राप्त नहीं होता है। तो भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ये दोनों को प्राप्त होता है, सत्र न्यायालय को प्राप्त नहीं होता है। समझ गए? व्यक्तियों के ऐसे समूह जिनके हित समान होते हैं क्या कहलाते हैं? दबाव समूह कहलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यों का एक संघ है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 यह कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है? नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद विधि द्वारा नए राज्य बना सकती है तथा पहले से अवस्थित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नामों में परिवर्तन कर सकती है? अनुच्छेद 3। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 3। और यहां पर अब रुकिए, अब देखिए आधुनिक भारतीय इतिहास का नोट भेज देते हैं। भेज देते हैं, आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। पैसा उसा देकर के एडमिशन ली नहीं है। चलिए भेज देते। देखिए नोट सब बीच में इसलिए भेजते हैं
कि जो मॉडर्न फुल मिनी स्मार्ट नोट 1696 क्वेश्चन है, 1696, लेकिन उसमें कुछ फालतू क्वेश्चन भी है जिसको स्किप किया जा सकता है। और देखिए एक दिन अगर पूरा दे दिया जाए ना, खत्म हो जाएगा। क्या कल जो है ना, देखिए आप इस बात को जानिए, कल वर्ल्ड हिस्ट्री 40 क्वेश्चन है उसमें, सुनिए ना, उसमें 40 क्वेश्चन है। कल पहले वर्ल्ड हिस्ट्री करवाएंगे और कल इतिहास से चलेगा, वर्ल्ड हिस्ट्री और आधुनिक, समझ गए। वर्ल्ड हिस्ट्री में 40 क्वेश्चन है, उसमें डिस्कशन भी हम आपको दे दिए हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा हम थोड़ी कुछ करेंगे, वहां पर बहुत ज्यादा कुछ हम नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर देंगे और जो उस डिस्कशन में मूल तथ्य है उसको थोड़ा याद करवा देंगे, बस हो गया, समझ गया। वो लव लेटर सब मत दीजिए हमको, हमको ये सब नहीं पसंद, फालतू का, उसमें कुछ नहीं होगा, हमको पता है। हाँ दीजिए 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 दीजिए, पढ़ लेते हैं, अब आया है तो पढ़ना भी चाहिए। आज तक जानते हैं हम कभी किसी को लव लेटर नहीं दिए नहीं जनवरी आप जो कह रहे हैं ना, वो ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण पेश होता है, इसका ये मतलब नहीं है कि फरवरी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बजट से एक दिन पहले शुरू होता है। आर्थिक सर्वेक्षण भी बजट का ही एक भाग है, लेकिन बजट से ठीक पहले दे दिया जाता है आर्थिक फरवरी माह होगा, जनवरी नहीं होगा, ठीक है। ये थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने वाली बात हो गई, फरवरी ही उसका उत्तर होगा, समझे। तो उसमें जो है वर्ल्ड हिस्ट्री में, सुनिए सब लोग, वर्ल्ड हिस्ट्री में जो है 40 क्वेश्चन है वो तुरंत हो जाएगा, 1 घंटा 1.5 घंटा बहुत हो गया। पीडीएफ भेजे हैं, नहीं पता है, अच्छा, यानी पीडीएफ हम ही निकलवा दे, अच्छा हम बोले अपना निकलवा के लेते आइएगा, मतलब बैच फ्री कर दिया तो सब चीज हम लुटाइए जाए। जानते हैं आपको जो है सही बोलने का जमाना ना है, समझ गए। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि मेरा गाड़ी एक्सीडेंट किया, काला वाला, समझ गए, हाँ ब्लैक वाला एक्सीडेंट किया, तो इंश्योरेंस वाला जो है फोन किया, तो हम सब बात सही सही बता दिए। अब इंश्योरेंस क्लेम नहीं हो रहा है, समझ गए, उसमें बहुत खर्चा हो रहा है, तो आप लोग हमको चंदा करके दे दीजिए, हम बनवा लेंगे गाड़ी, नहीं तो हम अपना रख दिए हैं, समझे। तो कहने का मतलब ये है कि इसके थ्रू जो है, देखिए हमको कॉल आया तो हम सब बात सही सही बता दिए, लेकिन कहीं कहीं हम बहुत जगह महसूस किए हैं कि सही नहीं बोलना रहता है। झूठ बोलिएगा काम हो जाएगा, सही बोलिएगा काम फंस जाएगा। तो आप लोग को यहां से हम ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हमारे तरह जो है ना, आप सही मत बोला कीजिए, झूठ बोला कीजिए, सब जगह काम होगा। तो नहीं, नहीं देंगे, पीडीएफ नहीं देंगे, पीडीएफ में हम बिक जाएंगे महाराज, ना वो हम अपना लेकर के आएंगे, हम ये बात बोल रहे थे, हम अपना पीडीएफ लेकर के आएंगे, आप लोग अपना अपना लेकर के आइएगा। चलिए मॉडर्न का पीडीएफ भेज रहे हैं, मॉडर्न का, आधुनिक भारतीय इतिहास का, पॉलिटी जैसा ही है, पॉलिटी जैसा है, खत्म कर देंगे। देखिए अगर आप लोग साथ दीजिएगा ना, एक दिन में भी खत्म हो सकता है, पक्का। लेकिन आप लोग पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, कभी कभी शको होता है, आए? पढ़ते पढ़ते पागल मत होइए, वह पागल हो जाइए, दिक्कत ना है जी। देखिए चल गया, गया, देखिए है, चल गया है,
देखिए दोनों ग्रुप में भेज दिए हैं, समझ गए। और एप्लीकेशन है, आज टेलीग्राम पे 2 नोट भेजे हैं, अभी और अभी से एगो पहले। दोनों नोट कहिएगा, एप्लीकेशन पर अथी कर देगा, चढ़ा देगा। 1696 क्वेश्चन है। कल प्रयास करेंगे आधुनिक खत्म कर देने का जितना हो पाता है, समझ गए। प्रयास कल ले रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी का भी ऐसा ही मिलेगा जैसा मॉडर्न का है। अब बिहार भी भेज देंगे, बिहार भी भेज दे, अभी भेज दे। अच्छा रुकिए ना, कल ना, आज ना, आज नहीं भेजेंगे। आज 2 PDF भेज दिए हैं, वही पढ़िए ना। अब आगे आइए, अब आगे आइए। आगे आइए। मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि टेस्ट जो है ना, 2 के एगो कर दे होमवर्क वाला और रिविजने करवाए। हाँ, और मैथ का टेस्ट जो है अलग से, मैथ का 40-50 क्वेश्चन डेली अलग से, जो बचा हुआ समय मिक्स क्वेश्चन रहेगा, मिक्स क्वेश्चन रहेगा, मिक्स रहेगा। क्या सहमत है इससे? जो बचा हुआ 3-4-5 दिन समय है इसमें ना, हाँ, इसमें तो समय लगेगा है। किसका? एगो जो टेस्ट होता, दोनों टेस्ट होने दें। नहीं, ये बात तो सही है कि देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हैं उतना ज्यादा फायदेमंद है आपके लिए। हम तो शुरू से बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो आइए आइए ना, आइए अब यहां पे आज इसको करना है खत्म, और लगभग बचा हुआ है लगभग 100 क्वेश्चन, हो जाएगा आराम से। कुछ है, कुछ नहीं है, अब समझ गए। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संविधान संशोधन बाकी है। अब महत्वपूर्ण अनुच्छेद सब आपको यादें होगा महाराज, इसमें एकाधे गो क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं बनेगा, बाद बाकी सब बन जाएगा, समझ गए। महत्वपूर्ण अनुच्छेद में विशेष तौर पर। आगे आइए। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है किस अनुच्छेद में? इस बात की चर्चा अनुच्छेद 53 में। अनुच्छेद 53 यह कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, किस अनुच्छेद में कहा गया? इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 64 में। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने के अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 86। अनुच्छेद 86। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति का जिक्र देखने को मिलता है? अनुच्छेद 89। 89 यह कहता है राज्यसभा का एक सभापति और एक उपसभापति होगा। 89, 90, 91, 92 नहीं बताए? एकदम बताए हैं। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है अनुच्छेद 108 में। किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया? धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष बजट पेश किया जाएगा? अनुच्छेद 112। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 123। सर्वोच्च न्यायालय का गठन का वर्णन किस अनुच्छेद में? सर्वोच्च न्यायालय के गठन का वर्णन है अनुच्छेद 124 में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है? अनुच्छेद 129 यह कहता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, और हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कौन अनुच्छेद का? 215। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 148। अनुच्छेद 148 यह कहता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधायिका के सत्र में नहीं रहने पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है कि सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 214। और वही उच्च न्यायालय का गठन होता है 216।
मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 226। किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी? अनुच्छेद 233। किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय का नियंत्रण अधीनस्थ न्यायालय पर रहेगा? अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227। उसमें अनुच्छेद 235 है जो कि गलत है हमारे ख्याल से, समझ गए? लुसेंट में 235 ही दिया हुआ है जो कि गलत है, 227 होगा। ये आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। इस इन्फोर्समेंट एसआई 212 पोस्ट के लिए आया था, उसमें प्रीलिम्स में यह प्रश्न पूछा गया है कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों का अधीक्षण एवं निरीक्षण करेगा, इसकी चर्चा कौन अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 227 होगा उत्तर। लुसेंट में 235 दिया हुआ है, आंसर में 235 ही होगा, उसको काट करके 227 कर लीजिए आप। किस अनुच्छेद के तहत विधि निर्माण संबंधी अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित है? देखिए, वैसा विषय जो ना संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, उसी को अवशिष्ट विषय के अंतर्गत रखा जाता है। और जो विषय अवशिष्ट विषय के अंतर्गत आता है उस पर कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को है, यह बात कहता है अनुच्छेद 248। अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल के वितरण एवं नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 262। केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? 275। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है? अनुच्छेद 312। संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी, किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 315। अनुच्छेद 315 यह कहता है संघ एवं राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, और इसी अनुच्छेद के तहत संघ लोक सेवा आयोग का गठन और प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। उसमें आंसर गलत है, उसको सुधार लीजिएगा, 312 को काट करके 315 कर लीजिएगा। अभी आपको बताना है कितना गलत है। हाँ, पंखा में उल्टा लटका के हम मारेंगे। हाँ सही, पंखा टूट जाएगा। चुनाव के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण संबंधी समस्त शक्तियां चुनाव आयोग में निहित रहेगी, किस अनुच्छेद में चर्चा है? इसकी चर्चा है अनुच्छेद 324 में। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं में चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? इस बात की चर्चा है अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 326 यह कहता है कि लोकसभा का चुनाव और विधानसभा का चुनाव जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है अनुच्छेद 330 में। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान कौन अनुच्छेद में है? 332। आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों का विधानसभाओं में मनोनयन किस अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 333। कर्ता कौन है? भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रीय राज्यपाल करेगा, राज्यपाल करेगा। विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करेगा राज्यपाल, और लोकसभा में राष्ट्रपति। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस अनुच्छेद में? सुनिए, दोनों एक ही है, तो यहां पर काटिए इसको, जाति कीजिए। अब ही क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है, समझे? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा कौन अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338 का ए या क। पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होता है? 340। गठन हुआ है 338 के बी के तहत, इसकी चर्चा है 340 में। पूछ रहा है चर्चा कौन अनुच्छेद में? 340 में। किस अनुच्छेद के तहत संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि, संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अनुच्छेद 343। किस अनुच्छेद में बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करने का संघ का कर्तव्य का उल्लेख है? अनुच्छेद 355।
अनुच्छेद 355 यह कहता है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्यों को बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाए। किस अनुच्छेद में संसद को संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 370। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने अधिकार के अंतर्गत इस संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराएगा? अनुच्छेद 394 का गलत है वो कीजिए ना, जो हम बोल रहे हैं वो ना सही होगा, उसमें क्या है उसको छोड़िए ना। 374 को काटिए, 394 को कीजिए। 394 को पहला संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है? यहां पर संशोधन होगा। पहला संविधान संशोधन किस अनुसूची से संबंधित है? जो पहला संविधान संशोधन है यह आपको नवीं अनुसूची से संबंधित है। कौन अनुसूची? नवीं अनुसूची से संबंधित है। आगे आइए, इसमें बहुत ज्यादा संविधान संशोधन महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम टिक करवा देंगे, समझ गए? ऐसे आप आगे आइए, देखते हैं हर संविधान संशोधन को। हाँ, संविधान संशोधन का तो वीडियो है ना, उससे मतलब ना है, यहां पर करवाएंगे हम। तो हाँ, एक बात और जानिए, जितना भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है ना, यूट्यूब पे जो वीडियो है ना वो महत्वपूर्ण है, समझ गए? और यहां पर भी हम लोग करते हैं, यहां पर भी हम आपको टिक करवा देंगे। कौन से संविधान संशोधन के तहत जनगणना के आधार पर लोकसभा में प्रतिनिधित्व को पुनर्व्यवस्थित किया गया? दूसरा संविधान संशोधन 1991। दूसरा संविधान संशोधन 1951, 91 नहीं 51। दूसरा संविधान संशोधन 1951 किस है ना? 51 में ही हुआ था, ठीक है, 51 में ही हुआ था। 52 कर दिया वो अलग बात है, 51 में ही हुआ था, ठीक है। आगे, किस संशोधन के तहत व्यक्तिगत संपत्ति को लोकहित में राज्य द्वारा हस्तगत किए जाने की स्थिति में न्यायालय इसकी क्षति पूर्वक के संबंध में परीक्षा नहीं कर सकती है? चौथा संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया। जरूरी ना है, ई भी जरूरी ना है, ई जरूरी है। आगे, किस संविधान संशोधन के तहत भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया है। सातवां संविधान संशोधन 1956 महत्वपूर्ण है। किस संशोधन के तहत केंद्र एवं राज्यों के निम्न सदनों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आंग्ल भारतीय समुदायों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को 10 वर्षों के लिए अर्थात 1970 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यह प्रावधान किया गया है आपको 8वां संविधान संशोधन 1959। 8वां संविधान संशोधन 1959 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। किस संशोधन के तहत संविधान के प्रथम अनुसूची में परिवर्तन करके भारत और पाकिस्तान के बीच 1958 के संधि शर्तों के अनुसार बेरूबारी, खुलना आदि क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिए गए? ये महत्वपूर्ण है। नवा संविधान संशोधन 1960। नवा संविधान संशोधन 1960। नवा संविधान संशोधन 1960 के तहत बेरूबारी का क्षेत्र पाकिस्तान को दे दिया गया। इतना लंबा भाषा में नहीं जाएगा, आपसे अगर पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि संविधान संशोधन के तहत बेरूबारी का क्षेत्र पाकिस्तान को सौंप दिया गया, तो नवा संविधान संशोधन 1960 महत्वपूर्ण है। किस संशोधन के तहत दादर एवं नागर हवेली को भारत में शामिल कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? 10वां संविधान संशोधन 1961। 10वां संविधान संशोधन 1961 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। किस संशोधन के तहत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं द्वीप को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया? 12वां संविधान संशोधन 1962। किस संशोधन के तहत नागालैंड के संबंध में विशेष प्रावधान अपनाकर उसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया? 13वां संविधान संशोधन 1962। किस संशोधन के तहत पुडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया? 14वां संविधान संशोधन 1963। किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा मुक्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया? 15वां संविधान संशोधन 19
63। ये महत्वपूर्ण है, जहां जहां बोलने हैं महत्वपूर्ण है उसको जरूर याद रखिएगा आप। और संविधान संशोधन से एगो प्रश्न अबे करेगा। देखिए आप एगो बात जानिए, पॉलिटी में संघ के शासन से प्रश्न रहेगा, संविधान संशोधन से प्रश्न रहेगा, अनुच्छेद से प्रश्न रहेगा। बस हो गया, और है क्या, और तो कुछ है ये नहीं है। किस संशोधन के अंतर्गत देश की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध लगाने के लिए प्रावधान किए गए? 16वां संविधान संशोधन 1963। किस संशोधन के अंतर्गत चुनाव आयोग के अधिकारों में परिवर्तन किया गया एवं उच्च न्यायालयों को चुनाव याचिकाएं सुनने का अधिकार दिया गया? क्या 19वां संविधान संशोधन 1900 महत्वपूर्ण है सब। किस संशोधन के अंतर्गत अनियमितता के आधार पर नियुक्त कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को वैधता प्रदान की गई? 20वां संविधान संशोधन 1900। किस संशोधन के तहत सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? 21वां संविधान संशोधन 1967। किस संशोधन के तहत असम से अलग करके एक नया राज्य मेघालय बनाया गया? 22वां संविधान संशोधन 1969। संपत्ति के मूल अधिकार में कटौती की चर्चा किस संशोधन के तहत प्राप्त हुई है? 25वां संविधान संशोधन 1971। किस संशोधन के अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया? 27वां संविधान संशोधन 1971। किस संशोधन के तहत लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से 20 कर दिया गया? 31वां संविधान संशोधन 1973। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी है। एक बात आप याद रखिएगा, 2 संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या में इजाफा की गई है। एगो 7वां संविधान संशोधन, दूसरा 31वां। 7वां संविधान संशोधन के तहत 500 से बढ़ाकर 525 और 31वां के तहत 525 से बढ़ाकर 545। मूल संविधान में लोकसभा में कितने सीट निर्धारित? 500। मूल संविधान में लोकसभा में कितने सीट निर्धारित है? 500। 7वां के तहत 500 से बढ़ाकर 525, 31वां के तहत 525 से बढ़ाकर 545। ये महत्वपूर्ण है। 52। किस संशोधन के अंतर्गत सिक्किम का संरक्षित राज्यों का दर्जा समाप्त कर उसे संबद्ध राज्य के रूप में भारत में प्रवेश दिया गया? 35वां संविधान संशोधन 1974। 35वां संविधान संशोधन 1974। ये जरूरी है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आगे, किस संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया? 36वां संविधान संशोधन 1975। 1975 जरूरी है, महत्वपूर्ण है। 35वां 36वां दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों रूप में प्रश्न पूछा जाता है और दोनों अलग अलग प्रश्न है। ई भी महत्वपूर्ण है, 45 नंबर भी महत्वपूर्ण है। किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों को न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया? 39वां संविधान संशोधन 1975 महत्वपूर्ण है, ये समझ गए। और इससे पहले एक 38वां संविधान संशोधन 1975 है, बतलाए हैं, कुछ याद है? बताइए तो। राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर है, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन? 38वां संविधान संशोधन 1975। दूसरा प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा घोषित आपात न्यायिक समीक्षा के दायरे के भीतर है, यह प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1900 नहीं चर्चा किए हैं ना, तो फिर काहे नहीं याद रखते? ये दोनों बड़ी महत्वपूर्ण है, समझ गए। ये भी महत्वपूर्ण है। किस संशोधन के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा मुक्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां संविधान संशोधन 1976। किस संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया?
42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण है उसमें हम सही का टिक लगा रहे हैं। आप भी वहां पर कुछ डॉट दे रहे हैं ना कि ये सब महत्वपूर्ण है। कि संशोधन के तहत सभी नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है। 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संशोधन के तहत संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976। किस संशोधन के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के भाग से हटाकर विधिक अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978। ये सब महत्वपूर्ण है। 42वां सब महत्वपूर्ण है। किस संशोधन के अंतर्गत लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दिया गया? 44वां संविधान संशोधन 1978। किस संशोधन के अंतर्गत राजनीतिक दलों के लिए दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया? 52वां संविधान संशोधन 1985। किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 371 में खंड जी जोड़कर मिजोरम को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया? 53वां संविधान संशोधन 1986। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग डी में संशोधन कर न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि का अधिकार संसद को दिया गया? 54वां संविधान संशोधन 1900। ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये दोनों है। किस संशोधन के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया? 55वां संविधान संशोधन 1986। गोवा को 56वां संविधान संशोधन 1987। किस संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को संविधान का प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया? 58वां संविधान संशोधन 1987। किस संशोधन के अंतर्गत व्यवसाय कर की सीमा 250 रुपया से बढ़ाकर 2500 रुपया कर दी गई? 60वां संविधान संशोधन 1988। किस संशोधन के अंतर्गत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 महत्वपूर्ण है। ये इसमें ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण है। किस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन की व्यवस्था की गई? 65वां संविधान संशोधन 1990। किस संशोधन के अंतर्गत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991। और यहीं पर एगो और बात जानिए, 70वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली में 70 सदस्यीय विधानसभा के गठन को लेकर प्रावधान किए गए तथा साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को यह भी अधिकार दिया गया कि इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। तो 70वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश को यह अधिकार दिया गया कि वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, वहां के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा। वो भी जरूरी है, याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया? 71वां संविधान संशोधन 1992। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई? 73वां संविधान संशोधन 1992। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई? 74वां संविधान संशोधन 1992। आया 92 में, लागू हुआ 93 में। ठीक है, तो 92 भी लिख रहे हैं तो हम गलत नहीं लिख रहे हैं, 93 भी लिखेंगे तो वो भी गलत ना है, दोनों सही है। आया 92 में, लागू हुआ 1993 में। अब प्रश्न अगर पूछेगा आया कब, तो 92, लागू कब हुआ तो 93। समझ गए, ये बात है। किस संशोधन के अंतर्गत संविधान में 9वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? 76। 76वां संविधान संशोधन 1993।
किस संशोधन के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दी गई है? 79वां और 79वां संविधान संशोधन 1999। 79वां संविधान संशोधन 1999। किस संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट दी गई है? आपको 83वां संविधान संशोधन 2000। 83वां संविधान संशोधन 2000। किस संशोधन के तहत लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? 84वां संविधान संशोधन 2001। किस संशोधन के अंतर्गत देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे, किस संशोधन के तहत अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है? इसका भी उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। वो जो उत्तर है वो गलत है, समझ, गलत है। 86वां संविधान संशोधन 2002 ही होगा। आगे, सेवाओं पर कर का प्रावधान, सेवाओं पर कर का प्रावधान किस संशोधन के तहत किया गया है? तो यह प्रावधान किया गया है 88वां संविधान संशोधन 2003। किस संशोधन के तहत अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई? 89वां संविधान संशोधन 2003। 2003। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, ये वाला और ये वाला दोनों महत्वपूर्ण है, इसमें पहला और लास्ट दोनों महत्वपूर्ण है। किस संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया? 92वां संविधान संशोधन 2003। किस संशोधन के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन कर लोकसभा में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण एवं आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? यह काम हुआ है 95वां संविधान संशोधन 2009। 95वां संविधान संशोधन 2009। गलत है उत्तर। किस संशोधन के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया लिखा गया? 96वां संविधान संशोधन 2011। 96वां संविधान संशोधन 2011। ये भी जो है आपको गलत था, तो इसको भी जो है आप अपना सुधार लीजिएगा। तो एक आध गो गलती था, सुधार। किस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान एवं संरक्षण प्रदान किया गया? 97वां संविधान संशोधन 2011। और सहकारी समिति को लेकर प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के ग में है। इसके बाद अनुच्छेद 43 के ख में है। अनुच्छेद 43 के ख में है और भारतीय संविधान के भाग 9 के ख में है। तो सहकारी समिति को लेकर प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 9 के ख में है और अनुच्छेद के संदर्भ में 19 के 1 के ग और 43 ख में है। और सहकारी समिति को लेकर संवैधानिक प्रावधान किया गया है 97वां संविधान संशोधन 2011। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संशोधन के तहत हुई है? इसका गठन हुआ है आपको 99वां संविधान संशोधन 2014। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण किस संशोधन के तहत हुआ? 100वां संविधान संशोधन 2015। किस संशोधन के तहत वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया? 101वां संविधान संशोधन 2016। किस संशोधन के तहत अनुच्छेद 338 ख को जोड़ते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? 102वां संविधान संशोधन 2018। किस संशोधन के तहत संविधान में दो नए अनुच्छेद 15 का क्लाउज 6 और 16 का क्लाउज 6 को जोड़ा गया? 103वां संविधान संशोधन 2019। और देखिए ध्यान दीजिएगा, 15 का क्लाउज 6 और 16 का क्लाउज 6 जोड़कर क्या किया गया? सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया गया है, जिसे ईडब्ल्यूएस आरक्षण कहा जाता है। 103वां।
किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्य के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में अधिसूचित कर सकते हैं? 105वां संविधान संशोधन 2021। वही इसमें एक छूट रहा है 104 संविधान संशोधन 2021 की अगर आप बात करेंगे तो इसमें क्या था जानते हैं? इसमें था एक तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को 2030 ईस्वी तक आरक्षण प्राप्त होगा। दूसरा, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और विधानसभा में 1 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यही है 104 संविधान संशोधन अधिनियम में। समझ गए? इस प्रकार जो है आपको पॉलिटी आज आपका समाप्त हो गया। 106 इसमें है, प्रश्न कहां है? प्रश्न नहीं न है, समझ गए? चलिए, इस प्रकार जो है आपका ये हो गया है। और रुकिए, इससे काउंट करवाते क्या गलती है, इसको सजा देंगे आप लोग भी नहीं देखिएगा। ऐसे चलिए, ऊपर में ये गिनने में टाइम लगा देगा। तो कल सुनिए, कल के लिए क्या प्लानिंग है सुनिए। रुकिए ना, ऐसा करे सुनिए ना। नहीं भोरे भोर 6 बजे ना है, ना 6 बजे ना, सुनिए ना, 12 बजे आइए। क्या टाइमिंग में परिवर्तन क्या ना, 12 बजे ही आइए। 12 बजे से कल सिर्फ एगो टेस्ट होगा। क्या वो टेस्ट होगा? सिर्फ एगो सब्जेक्ट वाइज वाला टेस्ट 23 तारीख तक चलता रहेगा। 22 या 23 तक चलता रहेगा। 23 तक चलता रहेगा। वो नहीं रुकेगा, वो हम रहे ना रहे कुछ भी हो जाए, वो नहीं रुकेगा। समझ गए? उसको रोक दीजिएगा तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, फिर रूटीन नहीं फॉलो हो पाएगा। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, उस रूटीन को कितने लोग फॉलो करते हैं? ईमानदारी से बताइए, सही में करते हैं? चलिए ठीक है, तब तो बढ़िया है। तो रूटीन जो है फॉलो हो जाए, 23 तक चलेगा, वो टेस्ट चलता रहेगा। समझ गए? कल आइए, टेस्ट दे दीजिएगा, आंसर ले लीजिएगा और उसके बाद 1 बजे हम क्लास में एंट्री कर जाएंगे और उसका हम डिस्कशन नहीं करवाएंगे। हम सिर्फ आंसर दे देंगे, कल के टेस्ट का सिर्फ आंसर दे देंगे। सीधा हम रिवीजन करवाएंगे, आंसर हम सही देंगे, आंसर करेक्शन करवा करके हम सही दे देंगे। समझ गए? एक भी आंसर गलत नहीं होगा। ऐसे करेक्शन नहीं भी करवाएंगे तो कहां ज्यादा 3-4 गो गलती रहता है। समझे? तो ठीक है, आंसर करेक्शन करवा करके अच्छे से दे देंगे। 1 बजे हम एंट्री लेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के जो 40 क्वेश्चन है उसको बैठ करके समझ बूझ करके हाईलाइट करके याद कर लेंगे पूरे फैक्ट को। फिर आधा घंटा का गैप दे देंगे और फिर मॉडर्न की शुरुआत करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में हम 1.5 घंटा से ज्यादा समय नहीं देंगे, प्रयास करेंगे 1-1 घंटा में निपट जाए, लेकिन मैक्सिमम 1.5 घंटा देंगे, उससे ज्यादा समय नहीं देंगे। मतलब 1 से लेकर के 2:30 बजे तक, फिर 2:30 से 3 गैप दे देंगे और 3 बजे से मॉडर्न की शुरुआत करेंगे। 3 बजे से मॉडर्न की शुरुआत करेंगे, 3 से 5 कर देंगे, फिर आधा घंटा गैप दे देंगे और उसके बाद जो है फिर 5:30 से लेकर 7:30-8 बजे तक जो है करेंगे हम लोग। हाँ, मैथ को भी बीच में इंटर करवा देंगे हम। ठीक है, देखेंगे मैथ को भी बीच में इंटर करवा देंगे। अच्छा सुनिए ना, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा देंगे, उसके बाद 1 घंटा के लिए मैथ एंट्री करवा देंगे और फिर उसके बाद जो है मॉडर्न। समझ गए? तो पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर भेज दिए, आप लोग अपना निकाल के आइएगा। समझ गए? अब हमारे भरोसे मत रहिएगा, हम पीडीएफ नहीं देंगे आपको। 34 को गलत है, तो 883 में से 34 को गलत हुआ ना, तो परसेंटेज कितना हुआ जी?
883 का कितना परसेंट 34 होता है? कितना परसेंट? 5%। तो खैर 5% गलती नहीं होना चाहिए, ये ज्यादा है। 4%, 3 पॉइंट, तो 4% हुआ। खैर 4% भी गलती नहीं होना चाहिए। 1 से 2%, 2% बहुत हुआ, 2% ज्यादा है, समझ गए? इतना नहीं होना चाहिए। और इसका करेक्शन करवा करके टेलीग्राम चैनल पर फिर से भेज देते हैं। ऐसे तो आप क्लास किए हैं तो आप तो करेक्शन कर ही लिए होंगे, जो नहीं किया है उनके लिए जो है वो वाला डिलीट कर देंगे, करेक्शन किया हुआ भेजवा देंगे क्या। चलिए, तो कल मिलते हैं 12 बजे। धन्यवाद सभी लोगों का। तो कल का क्लास का सारा शेड्यूल हम बता ही दिए हैं आपको, ठीक है।